वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। और सब लोग कैसे हो भाई? सब लोग बढ़िया हो ना? ठीक है, सबको गुड मॉर्निंग, सबको राम 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 राम। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि और भी जो स्टूडेंट हैं जो अभी तक हमारी चैनल पे नहीं आ पाए हैं वो उसको वीडियो को देख सकें, ठीक है, और वो भी क्लास रेगुलर अटेंड कर सकें। और इसके साथ ही वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दिया करो, ओके, ठीक है। जैसे वीडियो प्ले होती है तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दिया करो। तो हम पढ़ रहे थे मानव तंत्र, आपका चैप्टर नंबर 2 है, वो चल रहा है। मैंने पाचन तंत्र आपको कंप्लीट करा दिया है। श्वसन तंत्र के आपके 2 पार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो आज लास्ट है, आज आपका श्वसन तंत्र है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट यानी कि कल की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे रक्त एवं रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड एवं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है। तो कल मैंने आपको निचला श्वसन तंत्र है यानी कि लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके बारे में बताया था। थोड़ा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ओके, ठीक है। तो बोर्ड पे आप ध्यान दीजिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, मानव तंत्र, ठीक है, यानी कि ह्यूमन सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ह्यूमन सिस्टम, ठीक है। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था निचला श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, इसको क्या बोलते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके मैंने आपको 3 अंग बताए थे, श्वास नली यानी कि ट्रैकिया, दूसरी होती है श्वसनी और श्वसनिकाएं यानी कि ब्रोंकाई एवं ब्रोंक्यूल, ठीक है। और तीसरा जो अंग मैंने आपको पढ़ाया था वो था फेफड़े यानी कि लंग्स, इसको क्या बोलते हैं, ट्रैकिया, और इनको बोलते हैं ब्रोंकाई एवं ब्रोंक्यूल, ठीक है। तो इनके बारे में आपको एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने बताया था श्वास नली होती है, ठीक है। मैं श्वास नली आपको बना देता हूं। ये मैंने बताया था स्वरयंत्र, स्वरयंत्र यानी कि स्वरयंत्र के नीचे होती है श्वास नली। श्वास नली आगे किसमें जुड़ी रहती है, आगे जुड़ी रहती है किससे, फेफड़ों से, ठीक है। आपको दिख रहा है ना, चित्र दिख रहा है ना आपको, ठीक है। तो ये सांस नली होती है, ये वाली कितनी लंबी होती है, ये 5 इंच लंबी एक नली होती है, ओके। इसमें सी आकार के कितने छल्ले होते हैं, इसमें 15 से 20 सी आकार के छल्ले होते हैं। मैंने आपको बताया था ये कार्य क्या करती है, ये जो स्वरयंत्र होता है ये वाला, ये स्वरयंत्र एवं फेफड़ों के बीच क्या काम करती है, इनको जोड़ने का काम करती है, ओके। इसकी बात आती है श्वसनी यानी कि श्वसनिकाएं। तो श्वास नली आगे जाकर फेफड़ों में जाने से पहले ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है। तो इन भागों को क्या कहा जाता है, इनको बोलते हैं श्वसनी, ठीक है। मैंने आपको बताई थी ये वाली हो गई राइट वाली, ये वाली हो गई लेफ्ट वाली। और श्वसनी आगे जाकर फेफड़ों में आगे जाके विभाजित हो जाती है किनमें, श्वसनिकाओं में, श्वसनिकाओं में, ठीक है। और श्वसनिकाओं का जो अंतिम छोर होता है वो मैंने बताया था कौन होता है, कूपकाएं होती हैं, वायु कूपकाएं होती हैं, यानी कि एल्वोली होती है, वायु कूपकाएं होती हैं, किसमें पाई जाती हैं, फेफड़ों में पाई जाती हैं। तो इन सभी का एक जाल होता है फेफड़ों में, ठीक है, जो वृक्षनुमा संरचना बताता है, मैंने आपको बताया था, ओके। अब इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था फेफड़ा यानी कि लंग्स, लंग्स के बारे में बताया था कि मानव शरीर में कितने होते हैं, एक जोड़ी के रूप में होते हैं यानी कि 2 होते हैं, ठीक है। एक हो गया राइट वाला और एक हो जाता है लेफ्ट वाला, ठीक है। जो राइट वाला जो लंग्स होता है वो क्या होता है, थोड़ा लंबाई में छोटा होता है किससे, लेफ्ट वाले से, और लेकिन चौड़ाई में ज्यादा होता है, यानी कि चौड़ा तो ज्यादा होता है लेकिन लंबा क्या होता है, कम होता है, ओके। राइट वाला यानी कि दायां भाग का होता है वो 3 पालियों में विभाजित होता है, 1 2 3। और जो लेफ्ट वाला होता है वो सिर्फ 2 पालियों में विभाजित होता है यानी कि 1 और 2। और इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि पुरुषों में जो फेफड़े होते हैं वो कैसे रहते हैं, भारी होते हैं, किसके बजाय, स्त्रियों की, ठीक है। यानी कि पुरुषों में पाए जाने वाले जो फेफड़े होते हैं वो भारी होते हैं बजाय स्त्रियों के, यानी कि स्त्रियों में फेफड़ों का वजन कम होता है और पुरुषों में फेफड़ों का वजन ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको फेफड़े कंप्लीट कराए थे। और आज हम पढ़ने वाले हैं श्वसनी मांसपेशियां, श्वसन मांसपेशियां। अब ये श्वसन मांसपेशियां होती क्या है और उनका कार्य क्या होता है, तो हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूं और इसके बाद हम पढ़ते हैं श्वसन मांसपेशियां यानी कि रेस्पिरेशन मसल्स, ओके। तो हम पढ़ रहे हैं श्वसन मांसपेशियां, श्वसन मांसपेशियां, इसको इंग्लिश में बोलते हैं
रेस्पायरेशन मसल्स। ओके, अब ये श्वसन मांसपेशियां होती क्या हैं? हमने श्वसन अंग पढ़ लिए। अब श्वसन मांसपेशियां होती क्या हैं और ये हमारे शरीर में श्वसन तंत्र में कौन कौन से कार्य करती हैं और इनकी क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो ये श्वसन मांसपेशियां होती हैं वो करती क्या है? तो यह ऐसी मांसपेशियां होती हैं, ऐसी मांसपेशियां होती हैं जो शरीर में श्वसन के लिए जिम्मेदार होती हैं, श्वसन के लिए जिम्मेदार होती हैं। यानी कि इनकी सहायता से शरीर में क्या होता है? शरीर में गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान का मतलब होता है एक्सचेंज। ठीक है, तो इन मांसपेशियों की सहायता से क्या होता है, जब हम श्वसन करते हैं तो श्वसन में हमारा शरीर ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करता है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस को बाहर निकालता है। ठीक है, तो इन मांसपेशियों की सहायता से ये गैसों का जो आदान प्रदान होता है उसमें ये मांसपेशियां बहुत सहायक होती हैं, यानी कि श्वसन के लिए ये मांसपेशियां जिम्मेदार होती हैं। ओके, और ऐसी कौन कौन सी मांसपेशियां हैं जो हमारे शरीर में श्वसन के लिए जिम्मेदार होती हैं? तो प्रमुख रूप से मध्यपट, यानी कि मध्यपट को क्या बोलते हैं? डायफ्राम। मध्यपट श्वसन के लिए उत्तरदायी मांसपेशी है, उत्तरदायी मांसपेशी है। यानी कि जो मध्यपट होता है वो श्वसन के लिए उत्तरदायी मांसपेशी, यानी कि यह श्वसन कार्य में सहायता प्रदान करता है और इसका उपयोग सबसे ज्यादा होता है। तो मध्यपट के बारे में, तो मध्यपट को इंग्लिश में बोलते हैं डायफ्राम। तो इनके बारे में मैंने आपको कई बार बताया कि मध्यपट होता क्या है। मैंने आपको बताया था कि जो फेफड़े होते हैं, ठीक है, ये शरीर में हमारे जो 2 फेफड़े होते हैं, तो ये फेफड़े जिस चद्दरनुमा संरचना पर टिके हुए रहते हैं। ठीक है, एक संरचना पाई जाती है यहाँ पे, ऐसी चद्दरनुमा एक संरचना पाई जाती है। तो जिस चद्दरनुमा संरचना पर ये टिके रहते हैं, यानी कि आमाशय से ऊपर, किससे ऊपर? आमाशय से ऊपर और फेफड़ों के नीचे, ये फेफड़े हो गए, तो फेफड़ों के नीचे, ठीक है, जो चद्दरनुमा संरचना पाई जाती है, ठीक है, ये किसकी बनी होती है? कंकाल पेशी की बनी होती है। किसकी? कंकाल पेशी की चद्दरनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? मध्यपट कहा जाता है। और इस मध्यपट के कारण ही श्वसन की क्रियाएं संपन्न हो पाती हैं। यानी कि श्वसन कार्य में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली जो मांसपेशी होती है वो यही होता है, मध्यपट। ठीक है, इसके बारे में मैं लिखवा देता हूं, ये मध्यपट है क्या है। तो यह एक कंकाल पेशी से, कंकाल पेशी से बनी चद्दरनुमा संरचना होती है, संरचना होती है, जो कहाँ पाई जाती है? जो वक्ष स्थल किसको बोलते हैं? जो हमारा चेस्ट होता है, वक्ष स्थल में पाई जाती है। और इसका कार्य क्या है? यह श्वसन कार्य में अहम भूमिका निभाता है, अहम भूमिका, यानी कि इसका मेन रोल होता है, निभाता है। ठीक है, ये निभाता कैसे? जब मध्यपट संकुचित होता है। कैसे होता है? मध्यपट संकुचित होता है, यानी कि मध्यपट के संकुचन होने के कारण क्या होता है? जो श्वास वायु होती है, श्वास वायु क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। जो श्वास वायु होती है वो सीधी नासिका से, कहां से? नासिका यानी कि नाक, यानी कि नोज से कहां प्रवेश करती है? फेफड़ों में प्रवेश करती है,
फेफड़ों में प्रवेश, ठीक है। और जब ये वापस संकुचन के बाद ये नॉर्मल कंडीशन में आता है, यानी कि रिलैक्सेशन की स्थिति में होता है, तो इसको हिंदी में बताते हैं शिथिलन, शिथिलन। तो जब मध्यपट शिथिलन की अवस्था में आता है, यानी कि रिलैक्सेशन की अवस्था में आता है, रिलैक्सेशन की अवस्था में आता है, यानी कि पहले तो मध्यपट क्या संकुचित होता है, उसके बाद में वापस से नॉर्मल कंडीशन में आएगा तो क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको क्या कहा जाता है, CO2, ठीक है, CO2। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर के बाहर छोड़ दिया जाता है। तो मैंने आपको श्वसन क्या बताया था कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवेश, किसका प्रवेश, ऑक्सीजन का प्रवेश, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, उत्सर्जन। जब ये दोनों क्रिया संपन्न होती हैं तो क्या बनता है, श्वसन। इसको क्या बोलते हैं, श्वसन क्रिया बोलते हैं। ओके, आगे समझ। तो श्वसन क्रिया के लिए जो अहम भूमिका निभाने वाली जो मांसपेशी होती है वो कौन सी होती है, मध्यपट, यानी कि डायफ्राम, ठीक है। आपको मैं एक इमेज दिखा देता हूं। मैंने आपको डायग्राम में तो बता दिया था कि जो मध्यपट होता है वो कहां पे स्थित होता है, लेकिन मैं आपको इमेज दिखा देता हूं, ठीक है। जो आपको ये सामने इमेज दिख रही है, आपको जो स्क्रीन पे इमेज दिख रही है, तो इसमें जो फेफड़ों के नीचे जो संरचना दिख रही है, जो फेफड़ों के नीचे जो ये चद्दर नुमा जो संरचना दिख रही है, ये किसकी बनी होती है, कंकाल पेशी से बनी होती है। तो यही संरचना क्या कहलाती है, मध्यपट कहलाती है। और मध्यपट के ऊपर ही जो फेफड़े होते हैं वो क्या करते हैं, टिके रहते हैं, ठीक है। तो मध्यपट होता है वो फेफड़ों को सहारा भी प्रदान करता है और इसके साथ ही यह श्वसन क्रिया में अहम योगदान देता है, ठीक है। तो मध्यपट है एक श्वसन मांसपेशी है और इसके साथ ही और भी श्वसन मांसपेशियां होती हैं जो श्वसन में अहम भूमिका निभाती हैं, ठीक है। तो इसके साथ और भी मांसपेशियां पाई जाती हैं जो मध्यपट की कार्य में सहायता प्रदान करती है, यानी कि मध्यपट जो कार्य करता है वो शीतलन और संकुचन का कार्य करता है, जिसके कारण सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो ऐसी और मांसपेशियां पाई जाती हैं जो मध्यपट के जो संकुचन और शीतलन में मदद करती हैं, ठीक है, यानी कि वो श्वसन क्रिया में मदद करती हैं। तो ऐसी कौन सी मांसपेशियां होती हैं, तो ऐसी कुछ मांसपेशियां होती हैं जो कहाँ पाई जाती हैं, पसलियों में पाई जाती हैं। कहाँ पर, पसलियों में पाई जाती हैं, पसलियों में पाई जाती हैं। तो ये पसलियों में पाई जाने वाली जो मांसपेशियां होती हैं वो विशेष प्रकार की होती हैं। कैसी होती हैं, विशेष प्रकार की होती हैं। इनको कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स का मतलब होता है ऐसी मांसपेशियां जो पसलियों के अंदर स्थित होती हैं। किसके अंदर, पसलियों के अंदर स्थित होती हैं, पसलियों के अंदर स्थित होती हैं, ठीक है। अब ये कार्य क्या करती है, तो इनका कार्य होता है डायफ्राम की मदद करना। किसकी मदद करना, डायफ्राम। डायफ्राम किसको बोलते हैं, मध्यपट। अब मध्यपट क्या कार्य करता है, मैंने आपको बताया था। जो मध्यपट है वो संकुचन और शीतलन के कारण श्वसन क्रिया को कंप्लीट करवाता है। तो ये क्या काम करती हैं, ये डायफ्राम की यानी कि मध्यपट की संकुचन होने एवं शीतलन में मदद करती हैं, शीतलन में मदद करती हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया कि जो श्वसन मांसपेशियां होती हैं वो हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक हैं, क्योंकि यदि श्वसन मांसपेशियां नहीं होंगी तो हमारे शरीर में जो श्वसन की क्रिया है यानी कि रेस्पिरेशन है वो कंप्लीट नहीं होगा, गैसों का आदान प्रदान नहीं होगा। तो फिर हम लोग जीवित कैसे रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए श्वसन कितना महत्वपूर्ण है ये सब लोग जानते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, श्वसन मांसपेशियां हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे शरीर में यानी कि श्वसन में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो होता क्यों है, इसका कारण क्या है। तो इसको कहा जाता है कि श्वसन का क्रिया विज्ञान यानी कि फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो हम फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन का क्रिया विज्ञान क्या है, यानी कि जो श्वसन क्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। अंग हैं वो अपना काम करते हैं, ठीक है, मांसपेशियां हैं वो अपना काम करती हैं, लेकिन और कौन कौन से फैक्टर हैं, ठीक है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि
और कौन से फैक्टर हैं जो श्वसन क्रिया में मदद करते हैं, यानी कि जिनका अहम रोल रहता है। यदि उनको हटा दिया जाए तो श्वसन संबंधित कोई भी कार्य नहीं होगा। जैसे कि श्वास वायु हमारे शरीर में प्रवेश क्यों करती है, तो क्योंकि इसका भी कोई ना कोई रीजन होता है कि श्वास वायु है, यानी कि ऑक्सीजन ही हमारे शरीर में प्रवेश क्यों करती है। ओके, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे शरीर से बाहर कैसे निकलती है। तो यह सारी जो क्रिया हैं वो हम पढ़ने वाले हैं श्वसन का क्रिया विज्ञान, यानी कि फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो मैं ये मिटा देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं श्वसन का क्रिया विज्ञान, क्रिया विज्ञान। ओके, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। अब ये श्वसन का क्रिया विज्ञान है क्या है, तो श्वसन में गैसों का जो आदान प्रदान होता है, गैसों का जो विनिमय होता है, यानी कि एक्शन होता है, गैसों का जो आदान प्रदान होता है तो यह उसका कारण बताता है, उसका कारण बताता है। इसका मतलब हुआ कि हमारे शरीर में श्वसन किस प्रकार से होता है और श्वसन में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो किस प्रकार से होता है। तो जो श्वसन का क्रिया विज्ञान है ये इन दोनों का क्या बताता है, कारण बताता है, कारण बताता है। और जो श्वसन प्रक्रिया है, श्वसन प्रक्रिया ये किस प्रकार से संभव होती है, श्वसन प्रक्रिया है वो किस प्रकार से संभव होती है। तो श्वसन प्रक्रिया वातावरण यानी जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, एवं जो फेफड़ों में भरी हुई गैसें हैं, फेफड़ों में भरी गैस, ठीक है। तो श्वसन प्रक्रिया वातावरण एवं फेफड़ों में भरी हुई गैस के दाबांतर के कारण संभव होती है, दाबांतर के कारण संभव होती है। दाबांतर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। तो ये होता कैसे, तो प्रेशर डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि एक साइड में दाब तो हो जाता है अधिक और एक साइड में दाब हो जाता है कम, ठीक है। तो जो वायु होती है या जो गैस है ये हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में क्या होती है, प्रवाहित होती है, यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब में प्रवाहित होती है, निम्न दाब की तरफ होती है, ठीक है। यानी कि जहां पर दाब अधिक होगा वहां से वायु का प्रवाह होगा किसकी तरफ, जहां पे दाब कम होगा इसकी तरफ। आगे समझ। तो इसका मतलब ये हुआ यदि फेफड़ों में भरी हुई वायु का दाब यदि कम हो जाता है और वायुमंडल का दाब है उससे अधिक हो जाता है तो जो वायु होती है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि वायु सीधी नाक से आती हुई किसमें प्रवेश करेगी, फेफड़ों में प्रवेश करेगी, ठीक है। जैसे कि ये हो गए फेफड़े, ठीक है, ये हो गई श्वास नली, ओके। ये आगे जाके किसमें जाएगी, ये हो गया स्वरयंत्र और स्वरयंत्र से ये आगे ये लगाओ, ये हो गई नाक, ठीक है। तो यहां पर हो गया एनवायरमेंट, ये हो गया वातावरण और ये हो गए फेफड़े। तो फेफड़ों में क्या भरी है, फेफड़ों में वायु भरी है। यदि वातावरण का दाब ज्यादा है यानी कि हाई है, ज्यादा है, ठीक है, और फेफड़ों में भरी हुई वायु का दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि लो हो जाता है। तो मैंने बताया था वायु है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हो जाती है, यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब की हो जाती है। तो वायु नाक से प्रवेश करेगी और कहाँ पहुंच जाएगी, ये फेफड़ों में पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को कौन समझाता है, इसी प्रक्रिया को समझाता है श्वसन का क्रिया विज्ञान, यानी कि फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन है वो यही बताता है
कि हमारे शरीर में गैसों का जो आदान प्रदान होता है, गैसों का जो विनिमय होता है, यानी कि जो श्वसन क्रिया होती है वो किस प्रकार से संभव हो पाती है। तो हमारे शरीर में श्वसन क्रिया जो संभव होती है उसका मेन जो रीजन है, मेन कारण है, वो होता है दाबांतर, यानी कि शरीर के बाहर का दाब और शरीर के अंदर का दाब, यानी कि शरीर के बाहर वायुमंडल का दाब और शरीर के अंदर फेफड़ों का दाब। यदि इन दाबों के बीच अंतर पैदा हो जाता है तो इसी कारण ही गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि बाहर दाब ज्यादा होगा और फेफड़ों में दाब कम होगा तो वायु है वो बाहर से अंदर की तरफ आएगी, यानी कि श्वास को हम ग्रहण करेंगे। और यदि बाहर का दाब कम हो जाएगा, फेफड़ों में दाब ज्यादा हो जाएगा तो वायु है वो फेफड़ों से बाहर की तरफ जाएगी, यानी कि हम सांस छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से श्वास वायु प्रवेश करती है और उसके बदले में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो शरीर से बाहर जाती है। ओके, आगे समझ। तो ये होता है श्वसन का क्रिया विज्ञान। तो श्वसन क्रिया को आसान बनाने के लिए जो श्वसन तंत्र होता है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वो एक वायु संचालन का उपयोग करता है जिसका नाम होता है फुफ्फुसीय वायु संचालन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पल्मोनरी एयर सर्कुलेशन। ठीक है, यह क्या काम करता है? यह गैसों के आदान प्रदान होता है उसको क्या है, आसान कर देता है। ओके, और इसके साथ ही जो श्वसन तंत्र होता है वो वायुमंडल एवं जो फेफड़ों में उपस्थित जो कूपकाएं पाई जाती हैं, यानी कि एल्वेओली पाई जाती हैं, उनके मध्य दाबांतर का उपयोग करता है, यानी कि नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट, इसको हिंदी में कहा जाता है ऋणात्मक दाब प्रवणता। इसके साथ ही मध्य पट के संकुचन का उपयोग करता है और इसी की वजह से ही हमारे शरीर में प्रेशर डिफरेंस यानी कि दाब अंतर बन जाता है और जो श्वास वायु होती है वो नाक से सीधी फेफड़ों में प्रवेश करती है। ओके, तो मैं क्या बता रहा था, किसका उपयोग करता है हमारा शरीर? एक फुफ्फुसीय वायु संचालन, इसको इंग्लिश में कहते हैं पल्मोनरी एयर सर्कुलेशन। एयर सर्कुलेशन का क्या करता है, उपयोग करता है। और यह काम क्या करता है, यह जो पल्मोनरी जो एयर सर्कुलेशन है यानी कि फुफ्फुसीय वायु संचालन है, यह गैसों के आदान प्रदान को क्या करता है, सहज बनाता है। गैसों के आदान प्रदान को सहज बनाता है, यानी कि आसान बनाता है। और इसी के साथ जो श्वसन तंत्र होता है वो वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर एवं जो फेफड़ों में कूपकाएं पाई जाती हैं, कूपकाएं, तो कूपकाओं को बोलते हैं एल्वेओली के मध्य ऋणात्मक दाब प्रवणता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट। इसका मतलब बताऊंगा मैं आपको अभी को। दाब प्रवणता एवं जो मध्यपट होता है जिसको मैंने बताया था डायफ्राम, मध्यपट के संकुचन का उपयोग करता है। मैंने बताया था कि मध्यपट का संकुचन होगा तो नाक से वायु है फेफड़ों में प्रवेश करेगी। ओके, तो जो श्वसन तंत्र है वो फुफ्फुसीय वायु संचालन का उपयोग करता है। किसके लिए? श्वसन के लिए। तो ये फुफ्फुसीय वायु संचालन होता है, यह गैसों के आदान प्रदान को आसान बनाता है और इसके साथ ही वायुमंडल एवं कूपकाओं के मध्य ऋणात्मक दाब प्रवणता का उपयोग करता है एवं मध्यपट के संकुचन का उपयोग करता है, जिससे जो दाबांतर यानी कि जो प्रेशर डिफरेंस है उसका निर्माण हो सके, प्रेशर डिफरेंस हमारे शरीर में क्रिएट हो सके। और ऋणात्मक दाब प्रवणता का जो मतलब होता है वो यही होता है कि हमारे शरीर के अंदर का जो दाब होता है वो तो हो जाता है कम और शरीर के जो बाहर का दाब होता है वो हो जाता है ज्यादा। ठीक है, इसकी वजह से जो वायु होती है, श्वास वायु होती है, हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। कहां पे पहुंच जाती है? फेफड़ों में। ओके, फेफड़ों में क्या होती है? कूपकाएं होती हैं। तो वायुमंडल एवं कूपकाओं के बीच ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही मध्यपट के संकुचन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब मध्यपट संकुचित होता है तो क्या होता है, यही दाबांतर क्रिएट होता है और उसी की वजह से हम श्वास ले पाते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि श्वसन का क्रिया विज्ञान क्या है। और हम अब इसके बाद देखते हैं कि श्वसन क्रिया है वो किस प्रकार से कितने स्तरों पर संपन्न कराई जाती है।
तो आपकी बुक में दे रखा है कि श्वसन क्रिया को 2 स्तरों पर संपन्न कराया जाता है। एक तो होता है बाह्य श्वसन और एक होता है आंतरिक श्वसन। ठीक है, तो ये मिटा देता हूं, उसके बाद मैं यही बताता हूं कि बाह्य श्वसन क्या है और आंतरिक श्वसन क्या है। ओके, तो जो श्वसन क्रिया है, श्वसन है, यह 2 स्तरों पर संभव होता है। 2 स्तरों पर संभव है, यानी कि संपन्न होता है। ओके, 2 स्तरों पर। तो ये 2 कौन कौन से? एक तो होता है बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, और दूसरा होता है आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन, ये होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। अब ये बाह्य श्वसन क्या होता है? तो बाह्य श्वसन है, श्वसन होगा यानी कि गैसों का आदान प्रदान तो होगा, लेकिन बाह्य श्वसन इसको क्यों कहते हैं? इसमें जो गैसों का आदान प्रदान होता है, इसमें गैसों का आदान प्रदान किस किस के बीच में होता है? आदान प्रदान। और होता क्यों है? इसमें गैसों का आदान प्रदान जो फेफड़ों में क्या क्या पाए जाते हैं? फेफड़ों में उपस्थित वायु कूपकाओं यानी कि एल्वियोली, एवं और फेफड़ों में और क्या पाई जाती हैं? केशिकाएं पाई जाती हैं, केशिकाओं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपिलरी। ठीक है, तो केशिकाओं में उपस्थित रक्त, यानी कि ब्लड के मध्य दावांतर के कारण होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो बाह्य श्वसन क्या होता है? तो इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, वो किस किस के बीच में होता है? श्वसन मतलब गैसों का आदान प्रदान होना है, तो बाह्य श्वसन में गैसों का आदान प्रदान होता है, वो फेफड़ों में उपस्थित कूपकाओं एवं फेफड़ों में उपस्थित जो केशिकाएं होती हैं उनमें जो रक्त बहता है, तो कूपकाओं और रक्त के मध्य जो दाबांतर क्रिएट होता है, यानी कि जो दाबांतर उत्पन्न होता है, उसी दाबांतर के कारण ही जो बाह्य श्वसन होता है वो संभव हो पाता है, यानी कि जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो संभव हो पाता है। ओके, समझ में आ गया। और दूसरा है आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन, इसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन होगा तो इसमें भी गैसों का आदान प्रदान होगा, तो इसमें गैसों का जो आदान प्रदान होता है, इसमें गैसों का आदान प्रदान अब किसके कारण होता है? इसमें गैसों का आदान प्रदान किसके कारण होता है और किस किस के बीच में होता है? केशिकाओं यानी कि कैपिलरी, केशिकाओं में क्या बहते? रक्त बहता है, केशिकाओं में बहने वाला रक्त एवं ऊतकों के मध्य, ऊतक बोलते हैं टिश्यू को, ऊतकों के मध्य विसरण के कारण होता है। किसके कारण? विसरण के कारण होता है। विसरण को इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन। ओके, तो जो आंतरिक श्वसन होता है, इसमें जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो फेफड़ों में उपस्थित केशिकाओं में जो बहने वाला रक्त होता है एवं शरीर में उपस्थित जो ऊतक होते हैं उन दोनों में विसरण की क्रिया होती है, और इस विसरण के कारण ही जो आंतरिक श्वसन होता है वो कंप्लीट होता है, यानी कि इस विसरण के कारण ही जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो कंप्लीट होता है। ये विसरण क्या होता है? इस विसरण को इंग्लिश में कहा जाता है डिफ्यूजन। और विसरण होता है यदि 2 या 2 से अधिक पदार्थ होते हैं वो एक दूसरे में समांगी मिश्रण बना लेते हैं, यानी कि एक जैसा विलयन बना लेते हैं कि पता नहीं चले कि यह क्या है। जैसे कि यदि हम पानी में नमक को घोल दिया जाए या फिर चीनी को घोल दिया जाए तो दोनों एक दूसरे से ऐसे मिल जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि इसमें पानी में नमक कहाँ पर है और पानी में चीनी कहाँ पर है। ठीक है, तो ये होता किसी कारण है? ये होता है विसरण के कारण। तो विसरण में 2 या 2 से अधिक जो पदार्थ होते हैं वो क्या काम करते हैं? वो एक दूसरे में समांगी मिश्रण बनाते हैं, यानी कि वो एक दूसरे से जो इस तरह से जुड़ जाते हैं कि वो बिल्कुल
एक ही बन जाते हैं। तो इस तरह से जो आपका टॉपिक है श्वसन मांसपेशियां हैं वो अब खत्म हो चुका है, यानी रेस्पिरेशन मसल्स है वो भी कंप्लीट हो गया है और हमारा श्वसन तंत्र है वो भी कंप्लीट हो गया है। तो श्वसन तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया था, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। मैंने तीनों पार्टों को बहुत शानदार तरीके से आपको अच्छे से समझा दिया है। साथ में इनके नोट्स भी आपको पीडीएफ के रूप में अवेलेबल होंगे। जब आप क्लास लेते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ अवेलेबल के नीचे ब्लू कलर में लिंक मिलेगी, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से नोट्स बना सकते हैं। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं बोर्ड पे अच्छे से लिख सकूं और आराम से आपको समझा सकूं, ठीक है। तो एक बार मैंने कल की क्लास में जो निचला श्वसन तंत्र पढ़ाया था उसकी कोई इमेज दिखाई नहीं थी, मैंने सिर्फ डायग्राम हाथ से बना के बता दिया था। लेकिन आपको एक इमेज दिखा देता हूं जिसमें निचला श्वसन तंत्र के सारे जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी अंग हैं वो आपको दिखा रखे हैं। तो निचला श्वसन तंत्र है यानी कि लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको श्वास नली पढ़ाया था, ओके, पढ़ाया था ना, श्वास नली पढ़ाया था और श्वसन का एवं श्वसनीय पढ़ाई थी, ठीक है। तो आपको मैं इमेज दिखाता हूं। तो स्क्रीन पर जो आपको इमेज दिख रही है इसमें जो सबसे ऊपर है ये क्या है, स्वर यंत्र, इसको क्या बोलते हैं, लैरिंक्स बोलते हैं। ये कार्य क्या करता है, जो स्वर यंत्र होता है वो श्वास नली को जोड़ने का कार्य करता है, यानी कि स्वर यंत्र कंठ और श्वास नली के बीच में स्थित होता है, ओके। और कंठ के नीचे का हिस्सा होता है ये है श्वास नली, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैकिया। तो ये 5 इंच की एक लंबी नली होती है जो फेफड़ों और स्वर यंत्र को जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। और उसमें प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्सरी ब्रोंकाई यानी कि प्राथमिक श्वसनी, द्वितीय श्वसनी और तृतीय श्वसनी को भी दिखाया गया है, ठीक है। ये आपको दिख रही होंगी और इसके साथ ही नीचे आपको दिख रही है श्वसन का यानी कि ब्रोंक्यूल भी दिखाई दे रही है। और 2 ये क्या है, फेफड़े होते हैं। तो फेफड़े होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, यानी कि एक जोड़ी में उपस्थित होते हैं, एक राइट वाला और एक लेफ्ट वाला, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। निचला श्वसन तंत्र का जो इमेज है मैंने आपको दिखा दिया है और आज हमने श्वसन तंत्र है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम कल से यानी कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी कि हम पढ़ेंगे रक्त यानी कि ब्लड है क्या है, ओके, और ये कहाँ पे पाई जाता है और जो ब्लड सेल होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। रक्त का ग्रुप देखेंगे हम, ठीक है, कि कितने ग्रुप में इसको बांटा गया है। और हम पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र जिसमें हम पढ़ेंगे हार्ट कि हार्ट क्या काम करता है, ओके। तो कल की क्लास आपकी स्टार्ट होती है रक्त परिसंचरण तंत्र से, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ओके, ठीक है। फिर आज की क्लास हम इतनी रखते हैं और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन भी दबा दो, जिससे जब भी आपकी नेक्स्ट लाइव क्लास आएगी तो आपको उसका अपडेट आ जाता है, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और बच्चे भी साथ में चैनल से जुड़ सकें तथा वो भी अपनी पढ़ाई नियमित रूप से कर सकें, ठीक है। तो अपने दोस्तों को बताओ, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जहाँ से भी आपको पता चलता है कि यहाँ पे 10वीं के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आरबीएससी वाले, तो उनको सबको बताओ चैनल के बारे में, ठीक है। फिर मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए आराम से और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। मिलते हैं फिर कल की नेक्स्ट क्लास में।